तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर कि फाइनेंशियल एनालिसिस एक प्रोजेक्ट के जो है वो कैसे किए जाते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ों का जो भी हम पिछली स्लाइड में भी पढ़ रहे थे, वही कुछ चीज़ें यहाँ पर भी आपको दोबारा नज़र आएंगी। उनमें से एक है जी एनपीवी एनालिसिस। एनपीवी से मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा है आरओआई। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है पे बैक एनालिसिस। तो ये 3 जो फाइनेंशियल एनालिसिस हैं वो हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट के ये क्या होते हैं और इनको किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ नेट प्रेजेंट वैल्यू की, तो नीचे अगर आप देखें स्क्रीन के नीचे एंड पे जो है वो एग्जांपल दी गई है। जैसे अगर हम कहते हैं कि आज जो 1000 डॉलर की वैल्यू है, आने वाले 1 साल बाद वो वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। ऑब्वियसली वक्त के साथ जो है वो पैसे की कदर जो है वो कम होती है। हम सबको ये अंदाजा है कि आज जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, कल उतने ही पैसों में वो चीज़ नहीं आती। उसकी वजह क्या होती है कि पैसा जो है वो डीवैल्यू हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि तकरीबन जो है वो 10% जो है वो डीवैल्यू हो रहा है। अब 10% अगर हम 1000 में 10% ऐड करते हैं तो मतलब वो क्या हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। तो आज जो हमारे पास 1000 डॉलर की वैल्यू है, कल 1100 यूएस डॉलर की वो वैल्यू होगी 1 साल बाद। तो इसे हम कहते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, कि आज क्या वैल्यू है और आने वाले इतने सालों बाद उस रकम की क्या वैल्यू होगी। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया बनाना, और उस प्रोजेक्ट पे हम कहते हैं कि हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो तकरीबन 1 लाख रुपए आ रही है, और जी 5 साल बाद हमें प्रॉफिट भी जो होगा वो 1 लाख होगा। अब देखने को जो वैल्यू है वो तो सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है कि 1 लाख आज हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद हम कह रहे हैं कि 1 लाख की हमें प्रॉफिट होगा। वैल्यू के लिहाज से तो दोनों सेम है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो जो कुछ हम आज 1 लाख में खरीद सकते हैं, 5 साल बाद वही सारी चीजें हम 1 लाख में नहीं खरीद सकेंगे, वो यकीनी तौर पर महंगी होंगी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक कोई बात आप लोग पूछना चाहते हो जी? ये उसी की एग्जांपल दी जा रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू की। आप एक दफ़ा इसको जो है वो बाद में देख लीजिएगा। ये मटेरियल इसलिए आपको प्रोवाइड कर दिया गया। जो बात अभी मैं आपसे कर रहा था उसी के हवाले से ये वाली स्लाइड जो है वो भी बनाई गई है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जी उसका फार्मूला है, और इस फार्मूले के तहत जो है वो बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को। अब इस फार्मूले को अगर हम बात करते हैं, तो सी नॉट का मतलब क्या है वो ये नीचे लिखा गया है, वो इनिशियल वैल्यू है। सी टी का मतलब क्या है, ये तो इसमें जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, वो उन तमाम की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे नीचे जो है वो प्रोवाइड भी कर दी गई है। तो ये वो फार्मूला है जिसकी बुनियाद पर हम लोग जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों फार्मूलों को हम कहते हैं कि ये सेम है। एक्चुअली इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ इतना है इन दोनों में कि यहाँ पे हम लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट को जो है वो ऐड किया हुआ है, जबकि यहाँ पर हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ऐड जो है वो नहीं कर रहे। तो दोनों में सिर्फ यही एक फ़र्क है, बाकी अदरवाइज ये दोनों फार्मूले जो है वो सेम है। आप एक नज़र देख लीजिए, अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे बता दीजिए। ये उसी एग्जांपल को, नेट प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए बात की जा रही है कि अगर हम कहते हैं कि सपोज़ हम कहते हैं हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है वो 10%। अब इससे ये असल में हम किस तरीके से लेते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि अगर यही पैसा जो है इस प्रोडक्ट पे लगाने की बजाय अगर हम किसी और प्रोडक्ट पे लगाते हैं तो हमें कितने परसेंट जो है वो मुनाफे के चांसेस हैं। वही परसेंटेज जो है वो हम लोग फिर इस्तेमाल कर लेते हैं अपने एनालिसिस करने के लिए भी। अ,
अभी यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कहते हैं जी कि सपोज अगर 10% इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त करंटली जो गवर्नमेंट की तरफ से बैंक्स की तरफ से जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, हम कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाने के बजाय हम बैंक में रख लेते हैं, तो बैंक हमें कितना देगा, 10% देगा। तो 10% के लिहाज से चीज़ों को कैलकुलेट अब हम करके देखते हैं, और ये 10,000 था, तो उसमें जब अगर हम ऐड करेंगे जो है वो 10%, तो वो कितनी 10% वैल्यू क्या बनती है, 100 बनती है। तो 1000 में 100 ऐड किया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1100 हो जाएगी। सो ऑन, इसी तरीके से हर एक में जो है वो 10% जो है वो ऐड किया गया। ये जो ऊपर आपको डायग्राम दिखाई जा रही है सेम वो ही नीचे है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको पहले 10% जो है वो उसका जो है वो निकाला गया और उसके बाद उसको ऐड किया गया। तो ये जो दो स्टेप्स में काम किया गया है वही एक स्टेप में हो सकता था कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई पे 1.10 कर देते, तो दोनों का जो आंसर है वो देखिए सेम निकले। तो ये भी एक उसको हल करने का तरीका था। आप दोनों में से जो यहाँ पर जिस तरीके से फिजिबल हो, आप उस तरीके से इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास अब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आ जाते हैं। तो सपोज़ अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो डिस्काउंट रेट 10 ही चल रहा है, प्रोजेक्ट 1 है और उसके जो है वो हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, इसी तरीके से प्रोजेक्ट 2 है, हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैश फ्लो वगैरह और भी आ रही हैं जो कि अभी हम बात नहीं इस पे कर रहे, लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रेज़ेंट वैल्यू पे। तो यहाँ पे नेट प्रेज़ेंट वैल्यू क्या आ रही है, 2000 समथिंग आ रही है। और यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, 3000 समथिंग आ रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे लिए प्रोजेक्ट 2 को जो है वो करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कंपैरेटिवली प्रोजेक्ट 1 को करने के। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है वो ये कि एक्सेल के अंदर ये बिल्ट इन फार्मूला भी है एनपीवी का। एनपीवी में आप सबसे पहले से क्या देते हैं, आप लोग उसे दे रहे होते हैं इंटरेस्ट रेट, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ये 10%। तो ये B1 था बेसिकली, और दूसरा जिन जिन एयर्स पे आपने कैलकुलेट करना है वो आप उसकी रेंज दे देते हैं। तो ये एक बिल्ट इन फार्मूला है एक्सेल के अंदर, आप उसका इस्तेमाल करते हुए भी जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। अ, हम शुरू में एक एग्जांपल कर रहे थे JWD कंसल्टिंग कंपनी की, जिसमें हमने बात की थी कि एक कंपनी है जो कि कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है और उसके पास मुख्तलिफ क्लाइंट है। तो ये उसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट नहीं, इसमें इंटरेस्ट रिटर्न ऑफ ROI को जो है वो बेसिकली इसको कैलकुलेट यहाँ पे किया गया। ROI क्या होती है ये अभी अगली स्लाइड में हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जब भी आपको अपना प्रोजेक्ट को बेसिकली जो है वो शुरू करना होता है, तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। तो JWB के जो हम केस स्टडी कर रहे थे, और ये उसके फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो आपको यहाँ पर स्लाइड में जो है वो दिखाया जा रहा है। ROI क्या होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले जी पहले। आपके एनपीवी के हवाले से कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ ले जी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैलकुलेट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि हम कहते हैं कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है, हम लोगों ने बेसिकली एक जो है वो फाइंड करना होता है एक परसेंटेज को, और उस परसेंटेज को फाइंड करने का गोल ये होता है कि आपकी एनपीवी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप देखते हैं ये वाली ये स्लाइड को, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया हुआ था अपने एनपीवी को, और इस पे फिर हम लोग बात कर रहे हैं अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। सॉरी, मैं थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज कर गया। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बेसिकली कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है कि आपके एनपीवी की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। तो एनपीवी की वैल्यू जीरो कैसे करनी होती है, ये इसके लिए कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, हिट एंड ट्रायल होता है। आपने मुख्तलिफ वैल्यूज को, मुख्तलिफ परसेंटेज को कैलकुलेट करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 17.09% के लिहाज से कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इतना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर होता है तो हमारा एनपीवी वैल्यू जो है वो हमारी जीरो हो जाती है। तो एनपीवी वैल्यू को जीरो करना जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कर रहा था। ये बेसिकली क्या होता है कि हमें कितना
फ़ायदा हो रहा है। जैसे अगर हम कहते हैं कि हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10% फ़ायदा हो रहा था, जैसे अभी पिछले एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने देखा। और अगर हम इस प्रोजेक्ट में जो है वो करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें कितने परसेंटेज जो है वो प्रॉफ़िट होगा, तो वो बेसिकली यहाँ पे जो है वो नीचे लिखी जा रही है, तो तकरीबन 17.09% जो है वो इस पे प्रॉफ़िट होगा। तो जितना इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होता है, उतना ही वो अच्छा समझा जा रहा होता है। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया कि हमें हिट एंड ट्रायल बेसिस पे जो है वो परसेंटेज को या ये वाली जो परसेंटेज है आईआरआर की ये जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ज़ीरो हो, ये अगर ज़ीरो के करीब करीब भी हो तो हम उसको कंसीडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, अगर आप ये सिंबल जो इस वक्त यूज़ किया जा रहा है, ये इक्विवेलेंट का है। इक्वल का मतलब होता है एग्जैक्टली इक्वल, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है तकरीबन इक्वल। तो ये इक्विवेलेंट का सिंबल है। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हमें जो है वो ज़ीरो वैल्यू जो है वो दे रहा है। तो अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला जो है ये आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये एक्चुअली यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं कि एक प्रोजेक्ट पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे हमें जो है वो फ़ायदा कितना होगा। तो उसको बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसके लिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए जो है हम अमूमी तौर पर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये हमें परसेंटेज में जो है वो वैल्यू दे रहा होता है कि अगर हमें इस प्रोजेक्ट पे अगर इन्वेस्ट करने से हमें फ़ायदा कितना होगा, रिटर्न कितना मिलेगा, उसके लिए फिर हमें जो है वो परसेंटेज जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। अगर हम फाइनेंशियल एनालिसिस में फर्दर बात करें तो हमारे पास एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं पे बैक एनालिसिस। पे बैक एनालिसिस क्या होते हैं? हम इसमें ये देखते हैं कि अगर हम लोग आज एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट पे हमारी इनिशियल कॉस्ट आती है जी जो है वो 1 मिलियन। अब 1 मिलियन कॉस्ट हमें जो है उसको इनिशियल जो है वो आई थी। ये 1 मिलियन कितने अरसे में हमारा जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है? अभी हम प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहे। अभी हम प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टमेंट कितने अरसे बाद जो है वो हमारी वो हमें वापस आ जाती है। उसे हम कहते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड जो है वो जितना छोटा हो वो उतना ही अच्छा तसव्वुर किया जाता है। लेकिन अमूमी तौर पर ये बात की जाती है कि ये 1 से 2 साल के दरमियान जो है वो होना चाहिए, इससे थोड़ा जो है वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आईटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनमें ज़्यादातर प्रोजेक्ट का जो पे बैक पीरियड होता है, वो लेस देन 1 ईयर ही होता है। चूँकि छोटी एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट वो ज़्यादा इतने बड़े भी नहीं होते, तो उनका जो पे बैक पीरियड होता है, वो 1 साल से थोड़ा भी हो सकता है। अब जैसे इस डायग्राम में जो भी स्लाइड में आपके सामने नज़र आ रही है, इसमें बताया जा रहा है जी कि हमने जो इन्वेस्ट की थी, वो इस पॉइंट पे जाके जो है तकरीबन 1 साल के अंदर-अंदर जो है देखेंगे यहाँ पे ईयर्स मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे आपकी अमाउंट मेंशन की गई है। तो वो हम कहते हैं तकरीबन 1 साल में हमें जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो वापस आ जाती है। अब इसके बाद जो भी हमारे पास जो वो इनकम जनरेट होगी वो एक्चुअली हमारा प्रॉफ़िट होगा। उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो बेसिकली क्या कर रहे थे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी, वो ही हमें जो है वो वापस मिल जाए। तो यहाँ तक कोई चीज़ अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो बता दें?